हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे यूटेट की तैयारी कराई जा रही है और जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे यूटेट में हुए हैं जितने भी, उनके कंटेंट को हम देख रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि अगर आप यूटेट का पेपर 27 सितंबर को देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो यूटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए आपका यूटेट के प्रीवियस ईयर पेपर देखने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस पे ये देखा गया है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए ये यूटेट की ये सीरीज बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपने इस सीरीज के पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके उनको देखिए, जिसमें हमने पुराने पेपर जो है धीरे धीरे सॉल्व करे हैं। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं सीडीपी के एक अगले पेपर के सेक्शन पे, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 2021 का ये पेपर फर्स्ट का सीडीपी का सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? तो ये व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो थ्योरी है उसके संबंध में क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एरिक एरिक्सन ने पर्सनालिटी के संबंध में अनन्यता संकट की बात कही है पर्सनालिटी के थ्योरी में। ठीक है, आगे चले हैं। आत्म का तात्पर्य है व्यक्ति के उन गुणों से जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं, व्यक्ति के उन पक्षों से जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं अथवा जो ऐसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं। अगला ऑप्शन है, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेत अनुभव, विचारों, चिंतन और भावना की समग्रता से है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आत्म मतलब जो सेल्फ को रिफर करता है वो है उसके व्यक्ति के अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभव, उसके जो अनुभव हैं, विचारों, चिंतन, भावनाओं और भावनाओं की समग्रता से। ठीक है, सेल्फ रिफर करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता है? इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर्सनैलिटी के अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फैक्टर आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में अन्य व्यवहार में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त से अनन्य होती है। बिल्कुल, व्यक्ति विशेष के व्यवहार मतलब पर्सनैलिटी जो है वो हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल हो सकती है, कह रहा है। बिल्कुल ये भी सही है। इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। देखिए, पर्सनैलिटी लगभग समय के साथ चेंज नहीं होती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन ऑलपोर्ट को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गार्डन ऑलपोर्ट। आगे देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय पावलोव, स्किनर, बेंड्यूरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बेंड्यूरा ने दिया था। किसका? ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ठीक है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं इसे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बेंड्यूरा ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक बालिका अपने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी ... का संकेतक है। तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता का, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, अधिक व्यस्त कार्यक्रम, माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च अभिलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, तो हाईली अचीवमेंट मोटिवेशन उसके अंदर खुद से है। ठीक है, वो खुद से ये सब चीजें काम करती हैं, उसे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन बी उच्च उपलब्धि अभिप्रेरण, हाईली अचीवमेंट मोटिवेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, रिवॉर्ड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम के? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकता, मानवतावादी और वैज्ञानिकवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्यवहारवादी हो जाएगा। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक जिसे कहा जाता है, कि इनका कहना ये होता है कि पुरस्कार, अगर आप किसी बच्चे को, किसी ने अच्छा काम किया, जैसे आप क्लास में एनुअल डे पे बच्चों को रिवॉर्ड वो करते हो, तो ये उनके व्यवहार पे परिवर्तन लाता है। किसी बच्चे को अच्छा पुरस्कार मिलता है तो वो आगे उससे कंटिन्यू रखता है और बाकी बच्चे भी उसके अच्छे रिवॉर्ड को देखते हुए उसके लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो व्यवहारवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका व्यवहारवादियों का कथन माना जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, दंड देना, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन ये होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अभिक्रमित अधिगम
किस पर आधारित है पूछ रहा है, क्षेत्रीय सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी कहते हैं जिसे, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी, उससे संबंधित है कौन, अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत, प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक गणित का अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। ठीक हो गया। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह है निकटता का नियम, पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभ्यास का नियम। पहले उन्होंने उस चैप्टर को खुद किया, टीचर ने कुछ प्रश्न कराए, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन थे उनको दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए दे दिया बच्चों को, तो ये अभ्यास का नियम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक के नियम थे, तत्परता का नियम, पुनर्बलन का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, ये उसके 3 स्टेजेज हैं। अभ्यास का नियम फिलहाल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अभिरुचि का क्या अर्थ है, इंटरेस्ट रिफर टू। ठीक है, इंटरेस्ट किसे रिफर करता है, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रिया में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता, किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वे विशेषताएं जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं, किसी व्यक्ति के कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यताएं, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा इसकी किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिरुचि क्या कहलाती है, वो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। मतलब आपका इंटरेस्ट क्या कहलाता है। ठीक है, आप अपने आप को इंटरेस्ट आप किस तरीके से डिफाइन करोगे। एक व्यक्ति का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, वो एक या एक से अधिक क्रियाओं में खुद को व्यस्त रखने को जिसमें वरीयता देता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही इंसान काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। व्यक्ति अध्ययन, आत्म प्रतिवेदन, साक्षात्कार और प्रेक्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंटरव्यू हो जाएगा, साक्षात्कार। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति से परीक्षणकर्ता वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करना, मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन कह सकते हो, तो वो इंटरव्यू कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इन चीज का ध्यान देखना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो कह रहा है। ठीक है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में देखोगे तो जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो जीवन भर चलने की प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रयोग होकर वृद्धावस्था के सभी आयु समूह तक होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। विकास एक आयामी है। विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, वो विकास एक आयामी है। ठीक है, विकास जो है एक आयामी नहीं होता, ये है मल्टी डायमेंशन होता है। ठीक है, ये विकास में आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिजिकल ग्रोथ आती है आपकी, कॉग्निटिव ग्रोथ, ठीक है, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट। तो जितने भी डेवलपमेंट आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एक और डेवलपमेंट होता है, जो 4 तरीके के जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक आयामी नहीं होता है, जबकि मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, विकास एक आयामी है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर आपने जीन पियाजे की स्टेजेस पढ़ी हैं तो 4 स्टेजेस जीन पियाजे दर्शाते हैं। उसमें से अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग स्पेसिफाई जो बच्चे की क्वालिटीज होती हैं उनके बारे में पियाजे बात करते हैं। तो उसमें से एक गुण है जिसमें प्रतीकात्मक विचारों का विकास और वस्तु स्थायित्व की बात करता है। तो वो जो स्टेज होती है वो हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है, वस्तु स्थायित्व का गुण उसके दिमाग में डेवलप होने लग जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणता कहलाती है। ठीक है, तो कहने की यौनावस्था उसकी प्रारंभ हो रही है तो वो अवस्था कहलाएगी किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा किशोर अवस्था में, जो 13+ के टीनेजर्स जिनके लिए आजकल नॉर्मली वर्ड यूज किया जाता है, तो एडोलेसेंस की वो स्टेज होती है जिसमें वो यौन अवस्था के लिए तैयार होने लगते हैं। किशोरावस्था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा सही है पूछ रहा है। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि यह दूसरे लोगों भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित करते हैं जितने कि वो। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चे को क्या हो जाता है, वो अपने आप को
बहुत ऑब्जर्व करने लगता है और वो यह सोचता है कि बाकी लोग भी हमें इसी तरह ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ये एक बिल्कुल सही क्वालिटी है किसकी, एडोलेसेंस एज की, किशोरावस्था की। आगे देखिए दूसरा ऑप्शन, किशोरावस्था में अद्वितीय का बोध होता है, यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। ठीक है, बिल्कुल ये भी रिफर करता है, जब हम बच्चे को इस स्टेज में देखते हैं तो बच्चे का ये भी मन में भाव आता है कि उन पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। ठीक है, या उन पर कोई जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला है पॉइंट, वो नहीं सोच रहा उनके बारे में। तो ये मानसिकता भी इसी स्टेज में डेवलप होती है। अगला है, व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का एक भाग होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन सही हैं, मतलब ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या थी, एडोलेसेंस एज है, उसकी एक एक स्पेसिफिकाई उनका एक विवरण दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा है निद्रा संबंधी विकार, मानसिक विकार, आहार संबंधी विकार और शारीरिक विकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आहार संबंधी विकार। ठीक है, जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, खाने से संबंधित विकार होता है, इसको क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ये एक प्रकार की डिसऑर्डर माना जाता है खाने के संबंधित। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मंद प्रकाश के प्रभावन में के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्जन, प्रकाश अनुकूलन, तम व्याकुलन और संतृप्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रकाश अनुकूलन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अनुकूलन कर रहे हैं तो ये नॉर्मली आपका लाइट एडेप्टेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लर्निंग, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम में, बिल्कुल सही बात है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल रहता है, बिल्कुल हो सकता है अधिगम में अनुभव शामिल हो सकता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, बिल्कुल ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर है। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो सारी 3 स्टेजेस दी गई हैं, ये लर्निंग की एक एक क्या दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, उसकी विशेषता दी गई है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, परिवर्तनशील, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत और व्यवस्थित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परिवर्तनशील। औपचारिक मूल्यांकन होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शनल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, स्टैंडर्डाइज हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो सकता है, लेकिन परिवर्तनशील नहीं हो सकता। क्या, औपचारिक मूल्यांकन। तो औपचारिक रह ही क्यों जाएगा अगर वो परिवर्तनशील होगा तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, चार्ल्स स्पेयरमैन ने और लेव वाइगोट्स्की ने। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था वो आपका चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, चार्ल्स स्पेयरमैन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अनुक्रिया, व्यवस्थापन और चित्रकरण किस पक्ष में शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भावात्मक पक्ष हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव डोमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुक्रिया मतलब किसी चीज़ का बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, व्यवस्थापन मैनेजमेंट उसका, चित्रकरण उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो भावात्मक पक्ष से रिलेट करती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा का प्रविधि नहीं है, अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है, पुरस्कार एवं दंड बिल्कुल हो सकती है अभिप्रेरणा के लिए, प्रशंसा एवं निंदा ये भी हो सकती है अभिप्रेरणा के लिए, नवीनता और प्रत्यास्मरण। तो ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजिंग है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नवीनता नए एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं किसके लिए, अभिप्रेरणा के लिए, लेकिन प्रत्यास्मरण रिकॉल कराना पुरानी चीज को वो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, परिवार, वातावरण एवं आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय एवं समाज, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, ये स्वास्थ्य, परिवार, समुदाय, पड़ोस, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इफेक्ट करती है। तो 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए अनुक्रिया जन्य अनुबंधन को किसे कहते हैं। ठीक है, अनुक्रिया जन्य अनुबंधन किसे कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, संयोजनवाद अनुबंधन और अनुभवजन्य अनुबंधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सक्रिय अनुबंधन। ऑपरेशनल कंडीशन थ्योरी को अनुक्रिया जन्य अनुबंध कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, क्षेत्र सिद्धांत से, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत से, मैस्लो के मानवतावाद अधिगम सिद्धांत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो यहाँ से एक क्वेश्चन पहले भी बनाया, मैंने आपको बताया था कि मैस्लो ने क्या दिया था कि व्यक्ति के आवश्यकताएं हेतु 5 स्टेजेज में डिवाइड करी थी। तो इस तरीके की 5 स्टेजेज होती हैं। पहली वो स्टेज होती है आपकी क्या, वो उसके नॉर्मली खान पान से संबंधित जो व्यवस्थाएं होती है, इंसान उन चीज़ की तरफ जाता है। फिर दूसरा सुरक्षा संबंधित में जाता है। ऐसे करके मनुष्य का डेवलपमेंट ऊपर की तरफ होता है। और लास्ट में वो जो एकदम प्योर स्टेज में पहुंच जाता है अपने, तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसको कहते हैं आत्मसिद्धि की स्टेज। ठीक है, तो ये मनुष्य के डेवलपमेंट की उसने स्टेज बताई थी 5 तरीके की मैस्लो की। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत बार चांस रहते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, मैस्लो का सिद्धांत। आगे देखिए, संवेदी स्मृति किसे कहते हैं? तात्कालिक स्मृति को, अल्पकालिक स्मृति को, दीर्घकालिक स्मृति को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तात्कालिक स्मृति। ठीक है, संवेदी स्मृति ऐसी सेंसिटिव मेमोरी होती है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले याद आएगी और उसके बाद आप उसे लाइफ टाइम भूल जाओगे। ठीक है, तात्कालिक स्मृति माना आपके कान के पास मच्छर घूम के आया, एक आपको थोड़ी देर के लिए रिकॉल हुआ कि मच्छर आया, उसके बाद वो चीज़ें आपके माइंड से जो है परमानेंट डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं तात्कालिक स्मृति। वो एक तरीके की स्मृति होती है, संवेदी स्मृति तात्कालिक स्मृति का एक प्रकार होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित कौन सा कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य कह रहा है? सृजनात्मकता व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध होता है। बुद्धि हो जाना यह निश्चित करता है कि व्यक्ति सृजनशील होगा। सृजनात्मकता परीक्षण में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षण में अभिसारी चिंतन का प्रयोग होता है। तो देखिए आपका ए बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिविटी और बुद्धि के बीच में सकारात्मक संबंध होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को आपस में कनेक्ट रहती हैं। अगर आप डेवलपमेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो आपने जितने भी टाइप के डेवलपमेंट है वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, बुद्धि हो जाना यह सुनिश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील, ये भी बिल्कुल ठीक है। जिसके पास इंटेलिजेंस होगी वो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और तीसरा देखिए, सृजनात्मकता परीक्षण में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षण में अभिसारी चिंतन, बिल्कुल ये भी राइट आंसर है। देखिए, क्रिएटिविटी में अपसारी चिंतन लगता है, जबकि इंटेलिजेंस में अभिसारी चिंतन लगता है। तो कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गए। चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्ति और पार्श्विक अंतर्नुदान का भंडार है वो कहलाता है अचेतना, पूर्व चेतना, चेतना और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अचेतना। ठीक है, चेतना का विलोम अचेतना होता है। चेतना का वो भंडार जो अचेतन मूल प्रवृत्ति और पार्श्विक अंतर्नुदान का भंडार है वो कहलाता है अचेतन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चित उत्पन्न होने वाले व्यवहार और विचार को पूरी तरह से चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है अस्वीकार करना, दमन, प्रक्षेपण और युक्तिकरण। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दमन करना। ठीक है, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चित उत्पन्न करने वाले व्यवहार को पूरी तरह से चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिया जाता है, उस विचारों का दमन करना कहलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो सीरीज में बने हुए हैं अंतिम क्वेश्चन तक, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपना एक फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपना क्या फीडबैक देना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।